प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2217 ज़ू वायु वर्सेस मितिर 5। दूसरों की एबिलिटीज चुराने की ताकत। कमबख्त, मितिया दांत पीसते हुए गाली दी। ऐसी इंसान से टकराना सच में सरदर्द था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो सामने वाले की एबिलिटीज देखकर उसके कमजोर पहलू एनालाइज ही नहीं कर सकती। लेकिन वो घबराए नहीं। उसने मुंह खोला और ज़ू वायु की तरफ एक बवंडर फूंका। बवंडर तुरंत एक हिंसक तूफान में बदल गया और ज़ू वायु का शरीर लहराकर दूर जा गिरा। ज़ू वायु ने अपना धुएं वाला रूप खत्म किया। इस बार उसकी पीठ से काले पंख निकले और वो तूफान के विपरीत उड़ चली। मितिया की आंखें और गहरी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस असीम एबिलिटीज वाली औरत से कैसे निपटे। अब वो बेहद परेशान थी। लेकिन तभी ज़ू वायु की नजरों में बदलाव आया। हवा, बारिश, गरज और बिजली। सेलेस्टियल फिनोमेना को कंट्रोल करने की एबिलिटी बस इतनी ही है। आखिरकार तुम मैं नहीं हो। तुम्हारे पास कभी इतनी एबिलिटीज नहीं हो सकती। तो यही अंत है। झंग यी ने ज़ू वायु को बताया था कि मितिया यानी सन ऑफ वेदर सेलेस्टियल फिनोमेना को कंट्रोल कर सकती है। ज़ू वायु ने पहले ये खुद वेरीफाई किया और अब उसे कई तरीके सूझ रहे थे मितिया से निपटने के। अब उन्हें आजमाने का वक्त आ गया था। हवा, बारिश, बिजली। इसका सबसे ताकतवर अटैक है बिजली। इसकी डिफेंस है हवा और इसकी खुद की डिफेंस कुछ भी नहीं। बिजली से लगे घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे। ज़ू वायु को अंदाजा हो चुका था कि सामने वाली का असली बैकग्राउंड क्या है। बस हवा की बैरियर तोड़नी है। फड़फड़ाहट। ज़ू वायु ने काले पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। पंखों के नीचे उसका शरीर भी तेजी से बदलने लगा। बीस्टमैन एबिलिटी फ्रिगेट बर्ड। वो एक स्याह काले परिंदे में बदल गई, जिसकी छाती लाल पंखों से ढकी थी। अनंत तूफान के बीच उसका शरीर हवा के दबाव से एक लंबा काला तीर बन गया। ये दुनिया के सबसे तेज परिंदों में से एक था, जिसकी वाइन ब्रेकिंग क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। ज़ू वायु इतनी तेज उड़ रही थी कि मितिया उसकी चाल पकड़ ही नहीं पा रही थी। उसे बस आसमान में काली लकीरों की झलक दिख रही थी। काले प्रकाश में घिरी फ्रिगेट बर्ड का शरीर आसमान चीरता हुआ तीखी सीटी जैसी आवाज कर रहा था। वो उड़ रही थी और मितिया के चारों तरफ तेज रफ्तार से घूम रही थी। मितिया तुरंत घूमी, लेकिन उसकी आंखें और हरकतें उस गति तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। हवा की बैरियर लगातार मेंटेन करना नामुमकिन था, वरना सुपरनैचुरल एनर्जी की भारी खपत हो जाती। और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं था कि हमला किस दिशा से आएगा। मतलब, अगर उसने पूरे शरीर के चारों ओर हर समय हवा की बैरियर न बनाई, तो ज़ू वायु कभी भी उसके सीने को भेद सकती थी। मितिया अब बेहद नर्वस थी और उसने मान लिया कि वो सच में पैनिक हो रही है। ये घबराहट गुस्से में बदल गई। कमबख्त जमीनी कीड़े, हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। उसने तुरंत एक के बाद एक हिंसक तूफान बनाए और काले बादलों से बिजली खींचकर ज़ू वायु पर बरसा दी। लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ फ्रिगेट बर्ड की परछाइयां थी। जब तक वो हमला करती, ज़ू वायु वहां से गायब हो चुकी होती। सारे हमले बेकार गए। मितिया और ज्यादा पैनिक में आकर चारों तरफ अंधाधुंध हमले करने लगी। ज़ू वायु बेहद धैर्यवान थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि मितिया कोई गलती करे। आखिरकार उसे मौका मिल गया। मितिया के दाएं हिस्से में बगल के नीचे एक छोटा सा लूपहोल था। फ्रिगेट बर्ड की नजरें और पैनी हो गई। उसने ऊपर से पंख फैलाए और तीर की तरह नीचे झपट पड़ी। उसकी गति शब्दों से परे थी। बस आसमान में एक काली लकीर बनी और पलक झपकते ही वो मितिया के पास पहुंच गई। हवा की बैरियर ज़ू वायु की ताकत रोक न सकी और फट गई। नुकीली चोंच सीधा
उसकी बगल की ओर बढ़ी। ये वार उसके सीने को 2 हिस्सों में चीर सकता था। जू वायु नजदीक पहुंची तो उसे मितिया की नजरें महसूस हुई, लेकिन उनमें डर नहीं था, बल्कि उपहास की हल्की झलक थी। जू वायु सोचने का वक्त भी नहीं पा सकी, क्योंकि फ्रिगेट बर्ड की रफ्तार इतनी थी कि वो पलक झपकते ही मितिया के शरीर से गुजर गई। हां, सीधा गुजर गई, जैसे धुएं से होकर निकली हो। सामने वाला मितिया उसका असली शरीर नहीं था, बस एक इल्यूजन। सेलेस्टियल फिनोमेना को कंट्रोल करना मतलब सिर्फ हवा, बारिश, बिजली तक सीमित नहीं, उसमें स्काईलाइट भी शामिल है। वो अपने चारों ओर की रोशनी को डिस्टॉर्ट करके इल्यूशंस बना सकती थी। मतलब दुश्मन को ऐसा लगे कि वो किसी जगह खड़ी है, जबकि हकीकत में वो कहीं और है। जैसे ही जू वायु उस इल्यूजन से गुजरी, उसने जमीन की गहराइयों से आती हुई खतरनाक आभा महसूस की। धड़ाम, धरती की गहराइयों से एक प्रचंड जलधारा फूटी और सीधे जू वायु को निगल गई। एक विशालकाय जलनाग ने उसके पूरे शरीर को डुबो दिया। रोशनी विकृत हुई और असली मितिया अब नजर न आने वाली जगह से मन ही मन मुस्कुराई। चूंकि मैंने देख लिया कि तुझे पानी से निपटना नहीं आता, तो मैंने यही तरीका अपनाया। अब तुझे खुद भुगतना होगा। तेज धारा जू वायु को पूरी तरह बहा ले गई और जमीन की गहराइयों में धकेल दिया। मैं तुझे सीधे धरती के कोर में ले जाऊंगी। चाहे तुझे मार न पाओ, पर तेरा आर्मोर जरूर नष्ट कर दूंगी। जमीनी प्राणी होकर 20,000 मीटर नीचे आना। मैं नहीं मानती कि तू इस माहौल को झेल पाएगी। बेहतर यही होगा कि तू डूब ही जाए। जू वायु का शरीर उस विशाल जलधारा में बहता गया। इतने शक्तिशाली बहाव में वो हिल भी नहीं सकी और जमीन के और भीतर खिंचती चली गई। झंग यी ने एक बार जू वायु की एबिलिटीज के बारे में कहा था। ये झू केयर के सवाल पर था। उसने पूछा था, उसके पास इतनी सारी एबिलिटीज है जो समझ ही नहीं आती, क्या वो एक दिन बहुत बड़ा खतरा नहीं बन जाएगी? झंग यी बस मुस्कुराया था। उसमें असली ताकतवर दुश्मनों का सामना करने का अनुभव नहीं है। जू झेंग सोचता है वो उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे टॉप टियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मौका खोने दे रहा है। और फिर उसने सिर हिलाया। एबिलिटीज ज्यादा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। सोचो, युअन कोंगे कैसे मरा था। बहुत ज्यादा एबिलिटीज होना जो अलग अलग जगहों से आती है, हमेशा फायदे की नहीं होती। जितनी ज्यादा होंगी, उतना मुश्किल होगा उन्हें मास्टर करना, और आखिरकार वो बोझ बन जाती है, बिल्कुल जैसे युअन कोंगे का अंत हुआ था। चैप्टर 2218 लू केरन वर्सेस वुड। पूरे वुलुयन एम्पायर का ईस्ट सिटी इलाका। अब सड़कों पर कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। विशाल ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट का आकार 5 तिहाई सिटीज के बराबर था, लेकिन अब ज्यादातर लिजर्डमैन या तो मारे जा चुके थे या फिर ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट की सीमा की ओर भागकर सेंट्रल सिटी डिस्ट्रिक्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये पूरा इलाका एक युद्ध भूमि बन चुका था। सदर्न अर्बन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का गैरिसन कमांडर वुड एक चांदी जैसे बालों वाला नौजवान था। उसके चेहरे पर मास्क था और वो फ्रंट लाइन के किनारे खड़ा था, लिजर्डमैन ट्रूप्स को मदद देने के लिए, ताकि वो हुएक्सू किंगडम के मानव कॉलिशन फोर्सेस के इन्वेजन को रोक सके। उसके ठीक सामने एक पहाड़ जितना विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हर कदम जमीन को जोर से हिला देता। उसके शरीर पर लगे घने एनर्जी कैनन फायरिंग होल्स से मौत की किरणें बरस रही थी, जो वुलुयन एम्पायर के बहुत सारे सैनिकों को खत्म कर रही थी। वुड की नजर उस विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पर टिकी हुई थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रंट लाइन की हार सिर्फ समय की बात होगी। कैंग युअन क्लैन की टेक्नोलॉजी के सामने वो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। सिर्फ हाई लेवल म्यूटेंट्स ही हालात संभाल सकते थे, वो भी तभी जब उनके पास कोई खास एबिलिटी हो, वरना एनर्जी शील्ड ज्यादातर पावर्स को खत्म कर देता है। सिर्फ एनहांसमेंट टाइप या बीस्टमैन टाइप एबिलिटी यूजर्स की नजदीकी लड़ाई ही असरदार हो सकती है। वुड ने देखा कि वुलुयन एम्पायर की सेना
धीरे धीरे पीछे हट रही थी और बड़ी संख्या में लिजर्डमैन सैनिक उसकी आंखों के सामने मर रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आधे दिन के अंदर पूरा ईस्ट सिटी डिफेंस लाइन टूट जाएगा और फिर अगली बारी इंपीरियल सिटी की होगी। वुड ने अपना मास्क उतार दिया और गहरी सांस ली। आमतौर पर वो बहुत कम बोलता था क्योंकि उसके लिए बोलना आसान नहीं था। उसका हर शब्द घातक साबित हो सकता था। 10 किलोमीटर दूर खड़े उस विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को देखते हुए वुड के होंठ हिले। डीके लिजर्डमैन की जुबान से निकले ये शब्द जमीन पर रहने वाले इंसानों को हिस जैसी आवाज लगे। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके निकलते ही वो कई टेढ़मेढ़े अक्षरों में बदल गई और दूर खड़े मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की ओर उड़ गई। पल भर में वो एनर्जी शील्ड को बिना किसी रुकावट के पार कर गई और उसके शरीर पर जाकर गिरी। ये एनर्जी की एबिलिटी नहीं थी, बल्कि एक नियम, रूल था। जैसे ही काले अक्षर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पर गिरे, उसका मजबूत शरीर ऐसे सड़ने गलने लगा मानो सदियों का समय उस पर बीत गया हो। उसकी सतह की पेंट परत दर परत छिल गई और धातु पीली पड़कर सड़ने लगी, मानो असंख्य दीमक लकड़ी को चाट रही हों। वैसे ही उसके अंग कुतर कर गिरने लगे और फिर पूरा शरीर ढह गया क्योंकि ऊपर का बोझ सहन नहीं सका। धड़ाम धड़ाम, एक एक करके उसके हाथ पांव टूट कर गिर गए और फिर पूरा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ढह गया। एक शक्तिशाली युद्ध किला नष्ट हो चुका था। उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई थी और वो सिर्फ एक बेकार बनकर बनकर रह गया। ये थी वुड की एबिलिटी, वर्ड स्पिरिट। जब वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो उसके बोले हुए शब्द हकीकत बन जाते हैं, लेकिन इसकी सीमा भी थी। अगर वो इंडिस्ट्रक्टिबल चीजों पर ज्यादा जोर डाले तो दुनिया खुद उसे सुधार कर मिटा देती। इसी वजह से वुड पहले बहुत बोलता था, लेकिन एबिलिटी आने के बाद लगभग चुप ही हो गया, क्योंकि उसके लिए बोलना मौत का ऐलान करना था। वुड ने एक ही वार में उस विशाल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को तबाह कर दिया। वो अब हुएक्सू नेशनल कोलिशन फोर्सेस के लिए वॉर फोर्ट्रेस नहीं रह सका। इससे वुलुयन एम्पायर की सेना पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लिजर्डमैन सैनिकों ने जब देखा कि इस्पाती दानव गिर चुका है तो उनके हौसले बुलंद हो गए। कमांडर वुड जिंदाबाद। वो किला गिर चुका है, अब हम पलटवार करेंगे। लेकिन वुड सतर्क रहा। वो सैनिकों के बीच छुप गया और सामने नहीं आया। उसे पता था जैसे ही वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करेगा, हुएक्सू किंगडम के एलियन वॉरियर्स उसे ढूंढ निकालेंगे और फिर हमला जरूर होगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी दुश्मन सामने नहीं आया। सिर्फ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स लगातार आगे बढ़ते रहे और बैटलफील्ड एक मांस पीसने वाली चक्की बन गई। बिना वॉर फोर्ट्रेस के भी वुलुयन एम्पायर की मौजूदा सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। वुड ने भौहें सिकोड़ ली और फिर से हमला करने का फैसला किया। डिस्ट्रॉय, उसने हल्की आवाज में कहा। काले रूनों की लड़ी उसके मुंह से निकली और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की सेना पर गिरी। धड़ाम, नियमों की भयानक शक्ति ने उन्हें चूर चूर कर दिया। उनके एनर्जी शील्ड्स भी बिल्कुल बेअसर हो गए। हजारों टुकड़े इधर उधर बिखर गए। इसी समय बैटलफील्ड के ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक धूसर रंग के कीवे ने यह सब देख लिया। पीछे हुएक्सू कोलिशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में लू केरन कंट्रोल रूम में बैठी थी। पूरा बैटलफील्ड उसकी नजर में था। वो धूसर कुआं दरअसल उसका बनाया हुआ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म था। यांग जिंगसन ने वुड को रोकने के लिए खास उसी लू केरन को चुना था। वो बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन पर नहीं थी, क्योंकि उसकी एबिलिटी के लिए उसे वहां होने की जरूरत ही नहीं थी। वुड की स्थिति तय करने के बाद लू केरन की बड़ी और खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसमें जो चमक थी वो उत्साह की थी। वो जानती थी अब उसे अपनी एबिलिटी के बल पर एक शक्तिशाली ब्लैक चेरक क्लास सिल्वर आर्मोर्ड जनरल का सामना करना होगा। वुड को तोड़ना होगा और वुलुयन एम्पायर की डिफेंस लाइन चकनाचूर करनी होगी। वर्ड स्पिरिट की पावर, है ना?
अच्छा, तो शुरू करें। उसके हाथ तेजी से ऑपरेटिंग टेबल पर दौड़ने लगे, मानो उनकी परछाई बन गई हो। और जैसे ही उसने कंट्रोल किया, आसमान में उड़ता धूसर कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए दूर निकल गया। कुछ ही देर में और भी कौवे आसमान में दिखने लगे। अब यह सिर्फ एक कौवा नहीं था, बल्कि कौवों का एक विशाल झुंड था। जहां तक नजर जाती, वहां हजारों लाखों कौवे घने बादलों की तरह उड़ रहे थे। तेजी से बढ़ते इस दृश्य ने वुड का ध्यान खींच लिया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, क्या ये 6th जनरेशन के बैटल मशीन्स हैं